भैया 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मुझे किसी बड़ी कंपनी में जाना है, कैसे जाए? ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं और मैं उनसे सबसे पहले यही सवाल पूछता हूँ कि क्या तुम रिक्रूटर को समझते हो? रिक्रूटर कैसे सोचता है? भैया उसको तो नहीं उतना सोचते हैं। कोई बात नहीं, समझाते हैं। देखो रिक्रूटर कैसे सोचता है। रिक्रूटर को चाहिए सिग्नल। सिग्नल समझते हो क्या होता है? जब शिप होता है कहीं पे, अंधेरा होता है कहीं पे, आप बोलते हो अरे तुम कहाँ हो, तो दूसरा आदमी ऐसे फोन का लाइट जला के ऐसे ऐसे करके हाथ हिलाता है, तो तुम अच्छा तुम हो, हाँ ठीक है, आपकी तरफ आ रहे हैं। तो लाइट चलाना किसी की आंखों में वो सिग्नल होता है ना। तो रिक्रूटर को भी ऐसा सिग्नल चाहिए होता है। रिक्रूटर के साथ क्या प्रॉब्लम है, पहले रिक्रूटर की समस्या समझते हैं। रिक्रूटर बेचारा नॉन डेवलपर इंसान अगर लिंक्डइन में जाके सर्च करता है रिएक्ट जेएस डेवलपर, तो उसको मिल जाएंगे हजारों रिएक्ट जेएस। वो सर्च करेगा फिनेंस, उसको मिल जाएंगे हजारों फिनेंस वाले लोग। तो फिर तुम्हें कैसे सेलेक्ट करे? तुम बोलोगे भैया आपने बताया था प्रूफ ऑफ वर्क बना के। हाँ, प्रूफ ऑफ वर्क बनाना काम करता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट बनाना काम करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद कुछ और चीजें चाहिए होती रिक्रूटर को। तो क्या चाहिए रिक्रूटर को एज अ सिग्नल? पहली चीज जो बहुत अच्छी लगती है रिक्रूटर को, वो है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। तुम बोलोगे भैया आपने कहा था रिक्रूटर को तो कोड समझ में नहीं आता, फिर ओपन सोर्स कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा समझ में उसको ओपन सोर्स। लेकिन उसको क्या समझ में आएगा? अच्छे प्रोजेक्ट्स के नाम उसको पता है। अरे अगर 5,000 8,000 10,000 स्टार वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उससे ज़्यादा स्टार वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो तुम्हारा ओपन सोर्स पीआर ऐसे ही नहीं सबमिट होगा। रिक्रूटर कोडर नहीं है बट बेवकूफ़ भी नहीं है, समझदार है। उसने ये सब फिल्टर दिमाग बना के रखे हैं कि अच्छे प्रोजेक्ट्स में अपना पीआर घुसाना मुश्किल होता है, कंट्रीब्यूटर बनना बहुत मुश्किल होता है। और अगर तुम कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है मार्केट में, तुम्हें सच में प्रोग्रामिंग अच्छे से आता है, तो तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2 मिनट थोड़ा और ओपन सोर्स पे बात करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रेडिबिलिटी मिलती है और हम सिर्फ रिक्रूटर को गेम करने के लिए ओपन सोर्स करना चाहते हैं। हम ओपन सोर्स इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि वो एक भला काम है। चलो तुम्हें भला काम नहीं करना है, दूसरों की भलाई नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है सब कोई करे। लेकिन तुम्हारे अपने और भी फायदे हैं। तुम सीख जाते हो कि कोड अच्छा कैसे लिखते हैं, कोड एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं, डीबग कैसे करते हैं, बेटर कोड क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, रिव्यू कैसे करते हैं, रिव्यू लेते कैसे। तो बहुत सारी चीजें जो आपको किसी छोटी कंपनी में नहीं सिखाई जाती। बहुत सारी छोटी कंपनीज में तो इंजीनियरिंग डॉक रिव्यू का प्रोसेस भी नहीं होता। इन सारे प्रोसेस के अभाव में आप क्या करते हो? आपने एक फीचर देखा, अरे फीचर इसको तो अभी बना देंगे, अरे बग इसको तो अभी सुधार देंगे। लेकिन आप जो बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो आप फॉलो नहीं कर पाते, जो ओपन सोर्स के बढ़िया कोड में डालने के लिए आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। सेकंड पॉइंट जो रिक्रूटर ढूंढता है वो हैकाथॉन। रिक्रूटर बहुत स्मार्ट है, आजकल के रिक्रूटर्स बहुत स्मार्ट हो गए। मैंने कईयों से बात की है। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि डेवलपर्स का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हाई है, वहां से वो डेटा वो निकाल लेते हैं। उस डेटा को थोड़ा सा फिल्टर करते हैं और वहां से करते हैं आपको फोन कॉल कि हेलो ये कंपनी हायर कर रही है इतने इतने पैकेज पे, आप इंटरेस्टेड होगे क्या? इतने सालों में कई बार मुझे कई सारे रिक्रूटर्स के कॉल आए और सारे कॉल्स इस तरह से ही आते हैं। आप जो अपनी विजिबिलिटी बनाते हो, देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, कंटेंट क्रिएटर बन के विजिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है, कोड क्रिएटर बन के भी विजिबिलिटी बना सकते हो। उसका जो दूसरा तरीका है हैकाथॉन, उसके बारे में समझो। रिक्रूटर क्या करता है, तुमने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, तुमने हैकाथॉन में बनाया, और जीतना भी इतना जरूरी नहीं है, पार्टिसिपेट करके डेमो दिखाना ही काफी है। अगर डेमो अच्छा है तो उसमें कुछ कमेंट्स रहते हैं, वो डेटा सारा का सारा रिक्रूटर्स ले लेते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हर जगह जाता रहता है। ठीक है, आप उसके बारे में सोशल मीडिया पे डालते हो तो वहां से भी आ जाता है कि अरे मैंने ये हैकाथॉन जीता, या ये 4 दिन मैंने ये कोड किया, वीकेंड में मैंने ये हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, ये देखो मेरा प्रोजेक्ट, और लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा। उसी तरह रिक्रूटर भी इन सिग्नल्स को ढूंढ रहा है। हैकाथॉन में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो जरूर से डेमो बनाइए और 4 दिन मस्त कोडिंग कीजिए, और जब कोड कर ले, डेमो बना ले, डेमो को होस्ट कर ले, जरूर से उसको सोशल मीडिया पे डाल ले उस लिंक के साथ। मैंने हैकाथॉन पे एक वीडियो बनाया था, उसको मैं यहाँ लिंक कर दे रहा हूँ कि कैसे हैकाथॉन करे और कैसे जीते। बट हैकाथॉन का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि रिक्रूटर्स के नजर में और बाकी लोगों की नजर में भी आप बढ़ जाते हो। तीसरा और बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है मीटअप या कॉन्फ्रेंस में टॉक देने का। देखो रिक्रूटर जो है उसको समझ में नहीं आता कि तुम क्या टॉक दे रहे हो, तो फिर इससे क्या फायदा होता है। ये चीज होती है सूडो सिग्नल। सूडो सिग्नल क्या होती है? जैसे कि तुम आईआईटी जाते हो, तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ के आईआईटी निकाला, उसके बाद तुमने कोई सी भी डिग्री ली, फिर भी कोई कंपनी तुम्हें हायर कर लेती है। क्यों हायर कर लेती है? क्योंकि एक सूडो सिग्नल है कि यार अगर इस बच्चे ने आईआईटी निकाला है तो बहुत ही सारे लोगों में इसका सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत ही फोड़ होगा, ग्रिड बहुत हाई होगा इस इंसान का, तो आगे भी कुछ ना कुछ कर लेगा, मेहनत करके फिगर आउट कर लेगा, ट्रेन कर सकते हैं इस इंसान। हर जगह देखते हैं हम, आईआईटी में देखते हैं, आईएम में देखते हैं, बाकी जगह देखते हैं कि आपके डिग्री से आपके जॉब का कोई बहुत ज्यादा लेना देना होता नहीं है। कॉन्फ्रेंस के टॉक में
क्या फायदा होता है? बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, कुछ लोग ही सेलेक्ट होते हैं। तो जब सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट कौन करता है? कोई ऐसा वैसा इक्का दुक्का इंसान तो सेलेक्ट करता नहीं है। सिलेक्शन के लिए भी एक बड़ी डेवलपर कमेटी बैठाई जाती है सीनियर लोगों की। वो सारे टॉक्स के थ्रू जाते हैं, सारा वीडियोस देखते हैं आपका पुराना वाला, आपसे फोन पे बात भी करते हैं कई बार, और फिर आपका टॉक सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत टफ है। रिक्रूटर उस सिलेक्शन प्रोसेस को एक सिग्नल की तरह लेता है। सिग्नल याद है ना, हे देखो मेरा टॉक सिलेक्ट हो गया। उससे क्या फायदा होता है? उसको एक क्यूरेटेड लिस्ट मिल जाती है कि यार ये जो लोग हैं, इन्होंने कोई रिएक्ट मीटअप में या किसी भी फ्लटर मीटअप में, कहीं भी मीटअप में बात की है, कॉन्फ्रेंस में बात की है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बात की है, तो इसका मतलब इन्हें आता तो होगा। यूं ही तो इन्हें कोई सेलेक्ट नहीं कर ले रहा है बार बार जगह जगह बोलने के लिए, और यूं ही तो लोग पैसे देकर, क्योंकि कई सारे कॉन्फ्रेंसेस में लोग पैसे देकर आते हैं, तो यूं ही तो लोग इन्हें पैसे देकर नहीं देखने आते होंगे। कुछ तो बात होगी उनकी, है ना? और इस सिग्नल को लेकर वो फिर आपको फोन कॉल करते हैं, हेलो। तो जब मैंने 2019 में टॉक देना शुरू किया कॉन्फ्रेंसेस में और बातें करना शुरू किया, इतने कॉल्स आते थे उस टाइम पे। पर मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, क्योंकि आपका नाम इतना पब्लिक हो जाता है और लोगों के लिए, रिक्रूटर्स के लिए बहुत आसान होता है सर्च करना। आपको क्या फायदा होता है? क्या सिर्फ रिक्रूटर्स के लिए ऐसा करना चाहिए आपको? मुझे लगता है कोई भी चीज सिर्फ रिक्रूटर के लिए नहीं करना चाहिए, अपना फायदा भी देखना चाहिए। आपका फायदा क्या होता है? आपकी स्पीकिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, स्टोरी टेलिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल सब बढ़िया हो जाती है। जब आप एक कॉन्फ्रेंस में टॉक देने जाते हो तो आप एक डेवलपर से एक प्रेजेंटर अच्छे से बन जाते हो। यही नहीं, आपने जो कुछ भी सीखा उसमें आपको एक डेप्थ ऑफ नॉलेज बना है, आप उसको डॉक्यूमेंट भी कर देते हो, आपके एक वीडियो में वो सब कुछ चला जाता है, और उससे बहुत लोगों को हेल्प मिलती है। तो इसलिए जो भी ये सब मैं कह रहा हूं, इसमें आपका अपना ग्रोथ तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन जाएगा जब आप 2 3 4 साल एक्सपीरियंस हो चुके हो, जिससे रिक्रूटर आपकी तरफ आकर्षित होगा। अगर आप छोटी या अननोन कंपनी में हो तो आपके लिए ये सब चीजें बहुत फायदेमंद हो सकती है। एक जाते जाते मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि मुझे टॉक देने का काफी सारा एक्सपीरियंस है, कई सारी जगह मैंने टॉक्स दिए हैं। तो अगर आपको उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए 10-12 मिनट का, कि टॉक कैसे देना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, अगर आपने कभी टॉक नहीं दिया और आपको मन है, तो मुझे बहुत मजा आएगा वो वीडियो बनाने में। तो आप कमेंट में बताते जाइएगा कि हाँ भैया, बस इतना लिख दीजिएगा, भैया टॉक वाला वीडियो बना दो। अगर खूब सारे कमेंट्स आ गए तो मैं बना दूंगा वो वीडियो। चौथा, इसमें काफी सारे पॉइंट्स है, और भी तरीके हैं जिससे आप क्रेडिबिलिटी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? जैसे आपने अगर ओपन सोर्स करने का टाइम नहीं मिल रहा है, बट ऑफिस में आपने कोई छोटी मोटी सी लाइब्रेरी लिखी, उसको ही साफ सुथरा करके, थोड़ा पॉलिश करके, थोड़ा चमका के, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन डाल के एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी बना दो। खुद को बोलो, आई एम क्रिएटर ऑफ दिस लाइब्रेरी। अच्छा है, क्योंकि किसी ने अपना कोड ओपन सोर्स किया है, उसके साथ इतना प्रेजेंटेशन डाला है, लेयर डाला है, तो इसका मतलब कुछ तो आता होगा, अच्छा सिग्नल है। यही नहीं, अगर आप थोड़े शाई हो टॉक देने को लेके, आप राइटिंग में बेटर हो, तो आप अपने कुछ एक टेक टॉपिक उठा के एक सेल्फ बुक पब्लिश कर दो। जैसे मेरा एक फ्रेंड है अंकित, उसने तो प्रोमिसेस के ऊपर एक किताब लिख दी, सेल्फ पब्लिश कर दी, उसको प्रोमिसेस के बारे में काफी कुछ आता था। ऐसा आप भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, हर दिन सोशल मीडिया पे जाओ। इसके अलग तरीके भी है। आप 30 ब्लॉग्स लिखो कि मैं 30 ब्लॉग्स लिखूंगा ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑन रिएक्ट। जरूरी नहीं कि आपको बहुत सारे लोग जाने, जरूरी ये है कि आपके डेप्थ को लोग पहचाने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर पर्सनल ब्रांडिंग में हम यही गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज्यादा होना चाहिए। नहीं, आपके पास क्वालिटी ऑफ फॉलोअर्स ज्यादा होंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अनलॉक होने लगती हैं धीरे धीरे। अर्ज किया है कि अगर आपको खाना है फैंग का पास्ता, इसका क्या मतलब है? अगर आपको बड़ी कंपनीज में जाना है, बढ़िया खाना खाना है, बढ़िया पैसे कमाना है, आप एक छोटी सी कंपनी में, छोटे से स्टार्टअप में, छोटी सी सर्विस कंपनी में हो, कोई बात नहीं, अपने क्रेडिबिलिटी सिग्नल्स बनाओ। इसीलिए लिखा है कि अगर खाना है फैंग का पास्ता तो क्रेडिबिलिटी बनाने से ही मिलेगा रास्ता, मिलेगा रास्ता, मिलेगा रास्ता। यार करियर पे, कोडिंग पे, हर चीज पे इतनी प्यारी वीडियोस बन रही है, तुम लाइक क्यों नहीं करते? लाइक करो, सब्सक्राइब करो।